नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, हमने जो बातें की थी कल, जो पढ़ाया था आपको, वह फॉर्मलता नॉर्मलता के बारे में पढ़ाया था, कुछ सांत्वना पद के बारे में बातें की थी। अब जो बातें करते हैं स्टूडेंट्स, हम वाष्प दाब और राउल्ट नियम के बारे में बातें करते हैं। जरा समझिए स्टूडेंट्स, वाष्प दाब क्या होता है। जरा पहले वाष्प दाब के बारे में बात कर लें। स्टूडेंट ध्यान दें, हमारे पास ये कोई पात्र है, हमारे पास ये क्या है, कोई पात्र है जिसमें कोई द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्रव। मैंने कह दिया है द्रव के रूप में कौन भरा हुआ है? जल। क्लियर? तो द्रव के रूप में क्या लिया है मैंने? यहाँ पर जल लिया है। क्लियर? तो यहां तक इसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? जल। क्लियर? स्टूडेंट ध्यान दें, हमारे पास ये कोई पात्र है, यह इसमें क्या भरा हुआ है? जल। अब उसकी परिभाषा की बातें करते हैं तो ध्यान दें, स्थिर ताप पर किसी द्रव को बंद पात्र में रखने पर। स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर मैं इस बर्तन को खुला छोड़ दूं, इसमें क्या है? भरा हुआ है? जल। इसमें क्या है? ये जल है। क्लियर? स्टूडेंट ध्यान दें, अगर मैं इस पात्र को खुला छोड़ दूं, मैंने क्या कहा कि मैं इस पात्र को क्या कर दूं? खुला छोड़ दूं। सो स्टूडेंट आप भी जानते हैं कि 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद या 1 महीने बाद या 1 साल बाद ये इसके अंदर जो भरा हुआ जल है वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर? वो खत्म किस कारण होगा? क्योंकि आप जानते हैं 9th क्लास में सीखा है कि सर इसमें जल का क्या होता है? लगातार वाष्पन होने से ये वाष्पन के कारण क्या हो जाएगा? इसमें धीरे धीरे पानी जो निकल जाएगा, उड़ जाएगा। क्लियर? तो दो महीने में, 1 महीने में, कुछ कहने से मतलब ये हुआ कि कुछ समय बाद इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो वाष्पन के कारण, वाष्पन की प्रक्रिया के कारण ये क्या हो जाएगा? इसमें से उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट हम बातें करते हैं, यदि ये जो पात्र है, ये क्या है? पात्र है। हम इसे खुला ना करें, क्या कर दे? बंद कर दे। क्या कर दे? बंद कर दे। स्टूडेंट हमने मान लिया पात्र क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये क्या कर दिया? बंद कर दिया हमने। अब स्टूडेंट इसमें होता क्या है जरा समझेंगे कि ये पात्र मैंने बंद कर दिया, इसमें जल भरा हुआ है और यहां तक क्या इसमें जल भरा हुआ है। क्लियर? तो स्टूडेंट अब भी इसमें क्या होगा? वाष्पन होगा। अब भी क्या होगा? इसमें वाष्पन होगा। जरा समझे, इसमें स्टूडेंट जल की सतह पर जो अणु है, मान लिया ये जो अणु है, जल की सतह पर जो अणु है, ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है, ये जो अणु है, जल की सतह पर जो अणु है, क्लियर, वो क्या करते रहते हैं? लगातार वाष्पित होते रहते हैं। क्या होंगे? लगातार वाष्पित होते रहते हैं। मैंने क्या परिभाषा में कहा है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव को अगर बंद बर्तन में रखें हम, तो द्रव की सतह से अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु वाष्पित होकर द्रव से ऊपर। कहने से मतलब यह है स्टूडेंट, इस द्रव की सतह पर जो अणु अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त कर चुके हैं, गतिज ऊर्जा अधिक होती है, वो क्या हो जाते हैं? इस पात्र में वाष्पित होते हैं। क्लियर? तो आपने पहले भी 9th क्लास में सीखा था कि अगर हथेली पर हम एसीटोन को रखें या हथेली पर हम पेट्रोल को रखें तो हमें ठंडी महसूस क्यों होती है? क्योंकि वो हाथ की हथेली में से क्या लेती है? ऊर्जा लेती है, ऊष्मा लेती है, जिस कारण वो वाष्पित होती रहती है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो होगा, इसके अंदर जो अणु है वो अधिक गतिज ऊर्जा वाले जो अणु है, अधिक गतिज ऊर्जा वाले जो अणु है वो क्या करने लग जाते हैं? लिखा हुआ है कि द्रव की सतह से अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु वाष्पित होकर द्रव से ऊपर जो खाली स्थान भरा हुआ है, ये जो स्थान है वो कैसा है? इस कंटेनर में ये जो पात्र है इसमें ये स्थान कैसा है? खाली स्थान है। कैसा स्थान है? खाली। क्लियर? तो स्टूडेंट्स में होता क्या है, इसमें जो अधिक ऊर्जा वाले जो हमारे पास जल के अणु है, अधिक ऊर्जा वाले जो जल के अणु है जो मैंने सरफेस में दिखाए हैं, वो क्या होते हैं? इस खाली स्थान में वाष्पन प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा? वाष्पन प्रक्रिया द्वारा इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। जरा समझेंगे तो स्टूडेंट, इसमें से कुछ अणु क्या हो जाएंगे? वाष्पित होकर। क्या हो जाएंगे? ये वाष्पित होकर ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे? वाष्पित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वाष्पित। तो इस सतह पर इकट्ठे हो जाएंगे, इस खाली स्थान को भर देंगे। क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे इस खाली स्थान को क्या कर देंगे? भर देंगे। क्लियर? क्या कर देंगे स्टूडेंट? इस खाली स्थान को भर देंगे। कौन से अणु? जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। क्लियर? अब मैंने कहा है कि साथ ही ऊपर एकत्र होकर खाली स्थान को भर देंगे। स्टूडेंट जब खाली स्थान को भर देंगे, मैंने मान लिया ये प्रेशर क्या डालेंगे? P है। क्या प्रेशर डालेंगे इस पर? P डिग्री कह दिया। क्लियर? तो यहाँ पर जो अणु है इसका जो क्या प्रेशर डाल रहे हैं इस पर? P डिग्री। तो यहाँ पर अणु जो इससे टकराने का स्टूडेंट ध्यान दें कि यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? इनका वाष्पन हुआ। क्या हुआ?
वाष्पन हुआ। क्लियर? क्या हुआ स्टूडेंट? सबसे पहले वाष्पन हुआ। ये जो अणु है वाष्पित होकर, अधिक गति ऊर्जा वाले जो अणु है ये क्या हो गए? वाष्पित होकर ऊपर खाली स्थान में इकट्ठे हो गए। स्टूडेंट ध्यान दें, कुछ समय बाद ये क्या हो जाते हैं? अणु वापस इस पात्र को जो भर देंगे, स्टूडेंट्स ध्यान दें, इस पात्र को जो भर देंगे तो कुछ अणु टकराने के बाद वापस कहां पर आते हैं? द्रव की सतह पर टकराते रहते हैं। क्लियर? मैंने क्या कहा कि द्रव की सतह से यदि किसी पात्र, बंद पात्र में किसी द्रव को भरे तो द्रव की सतह से अधिक गति ऊर्जा वाले अणु वाष्पित होकर पात्र के खाली स्थान को भर देते हैं। उस खाली स्थान में भरे रहने से कुछ अणु संघनित होकर वापस द्रव की सतह पर टकराते रहते हैं। टकराते समय जो दाब डालते हैं उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो अणु है, ये जो अणु है टकराएंगे वापस क्या होगा? टकराएंगे। टकराने कहने से मतलब ये क्या हुआ? संघनित हुआ। क्या हुआ? संघनन हुआ। क्लियर? पहले वाष्पन हुआ था, फिर क्या हुआ है? संघनन। ये अणु क्या हो जाते हैं? टकराते रहते हैं। पहले वाष्पित होंगे, वाष्पित होने के बाद क्या होंगे? संघनित होंगे, धीरे धीरे वापस लौट के आएंगे, बूंद बनेंगे, बूंद बनने के बाद संघनित होंगे। संघनित होने पर जो द्रव की सतह पर जो दाब डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, यह है एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा घेरे गए द्रव की सतह पर द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब होता है। मैंने क्या कहा कि अगर हम निश्चित ताप पर किसी द्रव की बात करें तो एक साम्यावस्था उत्पन्न कर ले। साम्यावस्था आपने 11वीं क्लास में सीखी है कि देखो यहाँ पर जो है जितना वाष्पन होगा इतना ही क्या हो गया? यहाँ पर संघनन होगा। जितना वाष्पन हो रहा है इतना ही क्या हो रहा है? संघनन। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया? ये वाष्पन, ये संघनन, ये जो प्रक्रिया उत्पन्न हो गई ये क्या हो गई? हमारे पास साम्य अवस्था हो गई। क्या कहलाएगी? साम्य अवस्था। क्लियर? तो स्टूडेंट ध्यान दें, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के जो अणु है, वाष्पन के अणु है द्वारा घेरे गए, हमारे पास जो घेरे गए जो वाष्प के अणु है ये है, इसके द्वारा जो घेरे गए सतह ये है हमारे पास सतह, इसके द्वारा घेरे गए सतह पर जो उत्पन्न किया गया दाब होता है इसके अणु द्वारा, वो क्या होता है? वाष्प दाब कहलाता है। आप किस प्रकार समझेंगे? आप किस प्रकार लिखोगे? जरा समझे। आप कहोगे सर स्थिर ताप पर किसी द्रव को बंद पात्र में जब रख दिया जाता है तो उसमें से क्या होता है? कुछ अधिक गति ऊर्जा वाले अणु वाष्पित होकर द्रव से ऊपर खाली स्थान में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर संघनन प्रक्रिया द्वारा वापस द्रव की सतह पर टकराते रहते हैं। जो टकराते रहते हैं, जो अणु दाब डालते हैं उसको हम वाष्प दाब कहते हैं। क्लियर? इसी के आधार पर स्टूडेंट हम क्वथनांक की परिभाषा देते हैं। क्वथनांक क्या है वो समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इन्हीं के आधार वाष्प दाब के आधार पर हम क्या डालते हैं? क्वथनांक की परिभाषा कहते हैं। आप 9th क्लास में पढ़ी है। क्वथनांक किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाए, या गैस अवस्था में बदल जाए। जैसा कि आपने मान लिया जल का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 पर क्या होता है? वो किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। तो स्टूडेंट इसी के आधार पर हम किस में बात करते हैं? वाष्प, उसके क्वथनांक की बातें करते हैं। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। क्या कहोगे? अधिक गति ऊर्जा वाले अणु वाष्पित होकर द्रव की पात्र टकराने के बाद वापस संघनित होते ही समय द्रव की सतह पर जो दाब डालते हैं उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, आपसे पूछा गया था 9th क्लास में कि वाष्पन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, हवा का ताप का प्रभाव पड़ता है, हवा का प्रभाव पड़ता है, सतही क्षेत्रफल का प्रभाव पड़ता है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, बहुत सारे प्रभाव देखे थे, और अब हम जो बातें कर रहे हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान दें, यह किसकी बात करता है? सबसे पहले डिपेंड होता है द्रव की प्रकृति पर। द्रव की प्रकृति का मतलब है कि कोई द्रव कितना वाष्पशील होता है, कोई द्रव कितना वाष्पित होता है, कोई द्रव कितना वाष्पित होता है। ये ध्यान देना कि जो जितना ज्यादा वाष्पशील होगा उसकी सतह पर प्रेशर उतना ही अधिक होगा। क्योंकि अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो अणु संगत होकर वापस टकराएंगे, टकराने पर क्या होगा? वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? अब सेकंड बात आती है ताप बढ़ाने में बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। मैंने क्या लिखा है कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। जरा समझे। इसमें हम इसे गर्म करेंगे, इस पात्र को हम गर्म करेंगे, इस पात्र को हम क्या करें? गर्म करें। इस पात्र को हम जो गर्म करेंगे तो इसमें से अणु क्या होंगे? इसमें से जो जल के अणु होंगे वो क्या हो जाएंगे? गतिज ऊर्जा पाकर क्या हो जाएंगे? द्रव सतह पहुंच जाएंगे। कहने से मतलब ये हुआ जो सतह पर कम थे गतिज ऊर्जा, उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से अणु गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से वाष्पन प्रक्रिया बढ़ जाएगी। बढ़ जाने से क्या होगा? वापस संघनन प्रक्रिया द्वारा दाब अधिक डालते हैं। क्लियर?
अब इसी सिद्धांत में हमारा प्रेशर कुकर काम करता है स्टूडेंट। हाँ, प्रेशर कुकर क्या होता है कि हमारा प्रेशर कुकर में ये मान लीजिए कोई प्रेशर कुकर है हमारा, ये क्या है, प्रेशर कुकर है, ये क्या है स्टूडेंट, प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में जो क्या होता है, मान लीजिए इसमें क्या है, ये पानी भरा हुआ है और इसमें हमारे खाने के या कोई भी आइटम बनाया हुआ है हमने, उसके अणु है। हम इसे जब गर्म करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, इसका हम प्रेशर बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, प्रेशर। जैसे गर्म करते हैं तो इसके क्या है, द्रव के अणु है, इससे टकराने के बाद वापस संगत होते हैं, तो इसकी प्रेशर डालने से हमारा खाना कुछ जल्दी पक जाता है। और हम नेक्स्ट और आज क्लास में प्रेशर कुकर संबंधी कुछ और बातें करते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की बातें करते हैं कि अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति वाष्प दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। स्टूडेंट बढ़ नहीं जाता, क्या होता है, घट जाता है। मिस्टेक हो गई है ना, करेक्शन कर ले। आइए, बढ़ नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दें, इसमें होता क्या है कि यदि हम अवाष्पशील द्रव मिला दें, मान लिया आपने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, क्या मिला दिया, NaCl, ये कैसा अवाष्पशील है, तो नमक के जो अणु है कहीं कहीं क्या आ जाएंगे, द्रव की सतह के बीच में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, द्रव के जो अणु है, वाष्प के जो अणु है उनके बीच में आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्या थे, बहुत सारे अणु थे, अब क्या हुआ, इसके अणु क्या आ जाएंगे, कहीं न कहीं बीच में इसके अणु फंस जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसके अणु आ जाएंगे। इसके अणु आ जाने से क्या होगा, इसका जो सतही क्षेत्रफल से जो वाष्पन में जो अणु भाग ले रहे थे, अणु जो वाष्पन में जो अणु थे वो क्या हो जाएंगे, उनकी जो संख्या कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। उनकी संख्या है सतही में कुछ अणु इसकी अवाष्पित द्रव के आ जाने से इसके वाष्पन के अणुओं की संख्या कम हो जाएगी, जिससे इनकी क्या हो जाएगी, जिससे इनके अवाष्पित विलेय की उपस्थिति में वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि वाष्पन की जो प्रक्रिया हो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि वाष्पन में अणु क्या होंगे, कम होंगे। जो बीच बीच में क्या होगा, अवाष्पशील द्रव, अवाष्पशील द्रव मिला दे, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए तो क्या होगा, इसके अणु बीच बीच में कहीं ना कहीं या बीच बीच में सतह पर आ जाएंगे, जिससे सतही से उठने वाले अणु वाष्पन में क्या हो जाएंगे, कम होने से इसका जो वाष्प दाब हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, घट जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, अब जो बातें करते हैं रॉल्ट नियम के बारे में बातें करते हैं, जरा समझेंगे। रॉल्ट नियम जो है वो वाष्प दाब से संबंधित है और यहाँ मोल प्रभाज क्या होता है, एक्स प्रदर्शित करते हैं, आपने जाना। स्टूडेंट हमारे पास कोई द्विअंगी विलयन है, कौन सा विलयन है, द्विअंगी विलयन है। तो द्विअंगी विलयन का मतलब होगा जिसमें दो पदार्थ होते हैं, दो चीजें होती हैं, विलायक और विलेय। क्लियर। यहाँ विलायक को नाम मैंने ए से दिया है और यहाँ विलेय को नाम मैंने बी से दिया है। जरा समझे स्टूडेंट कि हमारे पास ये कोई पात्र है, ये कोई पात्र है, ये कैसा है, बंद है। क्लियर। इसमें कोई द्रव, जैसे विलायक, ध्यान रखना यहाँ विलायक भी कैसा है, द्रव की फॉर्म में है और यहाँ विलेय भी कैसा है, द्रव की फॉर्म में। कहने से मतलब ये हुआ कि राउल्ट का नियम है किसके लिए लागू होता है, द्रवीय विलयन के लिए। क्लियर। या कम से कम एक जो है पदार्थ कैसा हो, वाष्पशील पदार्थ हो, यानी दोनों पदार्थों में कैसा हो, एक पदार्थ विलायक या विलेय में से एक कैसा हो, वाष्पशील हो। आप कह लग जाए सर नमक के लिए वेबर प्रेशर की बात कर राउल्ट के नियम, तो नमक थोड़ी वाष्पशील होता है, नमक कभी वाष्प थोड़ी बनाता है, इसलिए यह उन्हीं में अप्लाईकेबल है जिसमें कम से कम एक द्रव किस बदलता हो, वाष्प में बदलता हो। जरा समझे। स्टूडेंट विलायक की बातें करूं तो विलायक में आपने यहाँ पर कोई विलायक भरा हुआ है, ये कौन है, ए। क्लियर। तो स्टूडेंट ये अपना क्या कुछ प्रेशर डालेगा, क्या डालेगा, प्रेशर। मैंने मान लिया ये जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, PA नाम से दे दिया, ऊपर डिग्री चढ़ा दी, तो PA डिग्री। तो PA डिग्री का मतलब ये हो गया कि आंशिक, PA डिग्री का मतलब हो गया शुद्ध अवस्था में विलायक का दाब, विलायक का आंशिक दाब, विलायक का आंशिक दाब। क्लियर। स्टूडेंट अगर मैं विलेय की बातें करूं तो विलेय भी किसी बंद बर्तन में रखेंगे तो ये भी क्या करेगा, वेपर प्रेशर बनाएगा, ये भी दाब डालेगा। मान लीजिए यहाँ पर कौन है हमारे पास, बी, कोई पदार्थ है, सॉल्यूट है, और ये भी क्या डालेगा, इस पर प्रेशर डालेगा। क्या डालेगा, प्रेशर। यहाँ नाम दे दिया मैंने किससे, PB से। क्लियर। तो ए को जब हम किसी बंद पात्र में रखेंगे तो यहाँ पे ए भी अपना प्रेशर लगाएगा उस बर्तन पर, उस पर वाष्प दाब डालेगा सतह पर, और PB, और अगर हम विलेय को भरें तो विलेय भी क्या करेगा, उस बर्तन में अपनी सतह में भी वाष्प दाब डालेगा। क्लियर। तो शुद्ध अवस्था में PB क्या है, शुद्ध अवस्था में विलेय का दाब, विलेय का आंशिक दाब। क्लियर। स्टूडेंट अब ध्यान दें, इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला के हम क्या बना दें, विलयन बना दें, द्विअंगी विलयन बना दें। क्या है ये, द्विअंगी विलयन। कौन है ये, द्विअंगी विलयन। क्लियर। तो ये बंद पात्र है कोई, ये क्या है, बंद पात्र है।
इसमें हमने क्या मिला दिया, विलेय और विलायक। इसमें क्या मिला दिया, विलेय और विलायक। इसमें विलेय प्लस विलायक। तो स्टूडेंट ध्यान दें, इसका जो प्रेशर मान लिया, अब जो होगा ध्यान रखें, अगर शुद्ध अवस्था में विलायक का आंशिक दाब अलग होगा, यदि मिश्रित अवस्था में इसमें कोई दूसरा पदार्थ मिला दिया तो इसका जो प्रेशर होगा कैसा होगा, अलग होगा। इसका प्रेशर मैंने नाम दे दिया किससे, PA से, और इसका नाम दे दिया मैंने PB से। तो मुझे ये बताइए इस पर जो प्रेशर होगा, इसका जो आंशिक प्रेशर होगा वो P टोटल कितना होगा, PA प्लस PB के। क्लियर स्टूडेंट ध्यान दें, शुद्ध अवस्था में किसी विलायक का या किसी द्रव का या किसी वाष्पित द्रव का अपना अलग वाष्प दाब होता है और दूसरे विलायक का अपना अलग वाष्प दाब होता है। तो ध्यान दें, अगर मिश्रण अवस्था कर दिया, मिश्र कर दिया जाए तो इनका आंशिक दाब अलग अलग हो जाए, इनका जो दाब होगा वाष्प दाब वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। जरा समझेंगे स्टूडेंट ध्यान दें कि यहाँ पर अगर PA की बात करें, जो प्रेशर होगा यहाँ, जो प्रेशर A के द्वारा जो प्रेशर लगे वो किसके समानुपाती होगा, वो किसके समानुपाती होगा। ध्यान दे स्टूडेंट, इस विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी, जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक होगी, वो अपना प्रेशर क्या डालेगा, आंशिक दाब अधिक डालेगा। क्लियर, इसमें विलेय या विलायक या जो भी पदार्थ हमें डाला है, जो भी वाष्पित द्रव जो हमने डाला है, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हम क्या कहते हैं, उसका जो प्रेशर होगा कैसा, आंशिक प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा। तो जिसकी मात्रा अधिक होने का मतलब है जिसका मोल अंश ज्यादा होगा। क्या होगा, जिसका मोल अंश ज्यादा होगा। मैंने क्या कहा, इसका अपना प्रेशर है, इसका अपना प्रेशर है, दोनों मिक्स कर दिया जाए, दोनों का प्रेशर अलग अलग होगा, क्योंकि एक इस अवस्था में, मिश्रित अवस्था में, विलयन के फॉर्म, विलयन में अपना अलग दाब होगा, शुद्ध अवस्था में अपना आंशिक दाब अलग होगा। क्लियर स्टूडेंट, जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होगी, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका जो प्रेशर होगा कैसा होगा, ज्यादा होगा। मात्रा ज्यादा होने का मतलब है जिसके मोल अंश ज्यादा होंगे, क्या होंगे, मोल अंश ज्यादा होंगे। क्लियर, इसका मतलब ये मोल अंश पर डिपेंड है। अगर A के मोल अंश जितने बढ़ाओगे तो उसका प्रेशर भी कैसा होगा, बढ़ेगा। क्लियर, इसी प्रकार हम बातें करें PB, यदि PB की बातें करें तो प्रेशर इसका किसके समानुपाती होगा, इसके मोल अंश के समानुपाती होगा। जहां XA क्या चीज है कि मोल अंश है, A का मोल अंश है, A का मोल अंश। XB क्या है, B का मोल अंश है। क्लियर, और PA PB क्या है, अशुद्ध अवस्था में क्या है, अपने दाब है, आंशिक दाब है। जरा समझे कि यहाँ पर PA अनुपाती चिन्ह को हटाने के लिए, समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए, बराबर लाने के लिए हमें कोई ना कोई नियतांक मानना पड़ता है। यहाँ जो नियतांक लेते हैं स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ जो नियतांक लेते हैं PA डिग्री लेते हैं। क्लियर, और यहाँ पीछे क्या आ जाएगा, X। इसी प्रकार यहाँ पर जो नियतांक लेंगे हम क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे PB डिग्री। क्लियर, यानी अपना आंशिक दाब, शुद्ध अवस्था में जो आंशिक दाब है वो लिखेंगे। क्लियर, तो ध्यान दें स्टूडेंट, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर स्टूडेंट, दोनों P, अगर मैं प्रेशर टोटल की बात करूं, प्रेशर टोटल, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, PA प्लस PB के। तो PA का मान धर दो P डिग्री A XA प्लस इसका जो मान है वो आ जाएगा PB डिग्री XB। तो जो P टोटल होगा वो कितना होगा, PA डिग्री इंटू XA प्लस PB डिग्री इंटू XB। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दें, हमने कल परसों जो पढ़ाया था आपको, मोल फ्रैक्शन पढ़ाई थी द्विअंगी विलयन में, द्विअंगी विलयन में कही थी, याद रखना। एक पॉइंट याद रखवाया था कि अगर दो अंश हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शनों का योग कितना होगा, 1 होगा। आपको याद है ना, मैंने कहा था जितने उसमें मिले होंगे तो उनके मोल अंश का योग कितना होता है, सदैव 1 होता है। या यूं बात करें, यहाँ तो XA का मान निकालें तो XA का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 1 माइनस XB, 1 माइनस XB। इसमें पुट करें तो आगे समीकरण जो बन जाती है वो क्या बन जाती है, इसमें XA का मान रखते हो 1 माइनस XB और प्लस PB XB। क्लियर, तो स्टूडेंट राउल्ट का जो नियम है क्या है, वो राउल्ट का नियम इससे संबंधित है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में जो उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का, जो वाष्पशील द्रव होगा, ध्यान रखना द्रव कैसा हो, घटक कैसे हो, वाष्पशील हो, कैसे हो, वाष्पशील। क्लियर, कहीं आप अवाष्पशील लेना तो वो वाष्प नहीं बदलेगा, वो अपना आंशिक दाब या वाष्प दाब नहीं दिखाएगा। वो किसके समानुपाती होता है, जो वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्लियर, किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्लियर, तो स्टूडेंट ये राउल्ट नियम के बारे में बताया था। अब इसके ग्राफ के बारे में बातें करते हैं। किसके बारे में बातें करते हैं, ग्राफ के बारे में। उससे पहले हम बातें कर लें कुछ राउल्ट नियम की सीमाएं, कमियां। ये केवल तनु विलयनों के लिए ही लागू होता है, ये केवल कौन विलयनों के लिए लागू होता है, तनु विलयनों के लिए लागू होता है, और ये केवल उन्हीं अवाष्पशील विलयनों से युक्त विलय के लिए लागू होता है। कैसा, जो अवाष्पशील विलय है से युक्त विलयनों के, जो अवाष्पशील विलय से युक्त विलयों के लिए ही लागू होता है।
इसके प्रयोग से तापमान स्थिर रहता है। आपने देखा होगा हम जब भी बात करते हैं निश्चित ताप पर स्थिर ताप पर बातें करते हैं। और अगला जो पॉइंट है विलेय विलायक आपस में वियोजित नहीं होते। विलेय विलायक आपस में वियोजित नहीं होने चाहिए। जो वियोजित हो जाएंगे तो उनका आंशिक दाब अलग अलग घटेगा बढ़ेगा। तो विलेय विलायक आपस में वियोजित नहीं होने चाहिए। अब बातें करते हैं स्टूडेंट ग्राफ के बारे में बातें करते हैं। इसका जो ग्राफ होगा कैसे बनाएंगे, यानी मोल एंड प्रेशर का जो ग्राफ बनाए जरा उसके बारे में समझेंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट हमारे पास ये वाई एक्सिस है, यहां पर हमने एक्स अक्ष पे तो क्या ले लिया स्टूडेंट, ध्यान दे, इस पर तो हमने मूल अंश ले लिया, मूल प्रभाज ले लिया। क्या ले लिया? मूल प्रभाज इधर और इधर। क्लियर। ये 0 पॉइंट। उसके बाद इस पे हमने वाष्प दाब ले लिया। क्या ले लिया? वाष्प दाब। जरा समझे स्टूडेंट, ध्यान दे, ग्राफ को ढंग से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसमें होता क्या है स्टूडेंट, प्रारंभ में जो है, प्रारंभ में क्या है कि ए के जो मोल है, यहाँ जो किसकी बात कर रहे हैं, द्विअंगी विलयन की बातें कर रहे हैं। ए के जो मोल है वो कितने हैं? 1 है। 1 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास द्विअंगी विलयन में ये 1 कब आएगा? जब एक्स बी का मतलब हो गया मोल जी इसके क्या हो? 0 हो। बी के जो मोल हो क्या हो? 0। यहाँ पर अगर हमारे पास केवल ए विलायक है या ए पदार्थ है, ए घटक है, तो वहां पर बी घटक के क्या होंगे? मोल 0 होंगे, क्योंकि हमने बी घटक तो मिलाया ही नहीं। क्या? बी घटक तो हमने मिलाया ही नहीं, तो यहाँ मोल बी के क्या होंगे? 0। क्लियर। अब इसी प्रकार यदि हम खाली बी की बातें करें तो यहाँ बी पर बी क्या होगा? 1 होगा, और धीरे धीरे यहाँ पर इसके मोल हम घटाते जाएं और बी के मोल हम बढ़ाते जाएं, और यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। क्लियर। जरा समझिए स्टूडेंट, ध्यान दे, जब हमारे पास केवल, या अभी बात ना करते, जब हमारे पास केवल ए पदार्थ है, ए घटक है, तो उसका प्रेशर मान लिया मैंने कितना होगा? उसका अपना आंशिक प्रेशर होगा। शुद्ध अवस्था में ध्यान रखकर डिग्री से लिखते हैं, तो शुद्ध अवस्था में जो आंशिक दाब मान लिया मैंने कितना मान लिया? पी ए। क्लियर। शुद्ध अवस्था में जो आंशिक दाब है मान लिया कितना है? पी ए डिग्री। क्लियर। अब स्टूडेंट जैसे जैसे हम जैसे जैसे प्रेशर घटाएंगे या जैसे जैसे हम बी के मोल बढ़ाते जाएं, बी के मोल बढ़ाते जाएं, बी के मोल बढ़ाते जाएं, कहने से मतलब यह है कि बी के मोल इतने बढ़ा दिए जाए कि बी के मोल तो किसके बराबर हो जाए? 1 के, और ए के मोल किसके बराबर हो जाए? 0। तो उस अवस्था में तो प्रेशर होगा ही नहीं। किसका? ए का प्रेशर तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपने ए नहीं मिलाया। क्या नहीं मिलाया? ए। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने बी के मोल बढ़ाए तो ए के मोल, और ए के मोल क्या होते जा रहे हैं? कम करते गए, लास्ट में क्या होगा? 0। तो हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो किसके समानुपाती होता है? मूल के। यानी आप प्रेशर बढ़ाने के लिए मोलों को बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मोल क्या हो रहे हैं? लगातार घट रहे हैं। पहले क्या थे? इसके पूरे मोल थे, इसका एक ही मोल नहीं था। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर बीज हमने मिलाया नहीं था, तो ए मिलाया था, ए का प्रेशर इतना हो गया। अब हमने यहाँ पर ए की जो वैल्यू हो क्या होती जा रही है? ए के जो मोल अंश है वो क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। ए के जो मोल अंश है वो क्या होते जा रहे हैं? कम होते गए, लास्ट में क्या होगा? 0। तो यहाँ पे बी के जो मोल होगा कितने होंगे? पूरे बी के मोल होंगे। क्लियर। जब एक्स के मोल 0 हो जाएंगे तो बी के मोल क्या हो जाएंगे? पूरे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर बी ए के मोल 0 होगा और यहाँ पर क्या है? पूरे हो गए। इसका मतलब आपने मोल अंश घटाए, तो मोल अंश घटाने पर क्या होगा? प्रेशर भी घटेगा, जो समानुपाती है। तो इसको क्या करेंगे? प्रेशर भी घटता गया, लास्ट में जो प्रेशर हो गया वो कितना हो गया? 0। क्लियर। आंशिक विद्युत दाब होगा कितना होगा? 0। अब स्टूडेंट बातें करते हैं कि अगर हमने जो बी पदार्थ मिलाया है वो ए से अधिक वाष्पशील है या ए से कम वाष्पशील है। क्लियर। आप चाहे ए से कम वाष्पशील के लिए बना लो, ए से अधिक वाष्पशील के लिए बना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो लिया है यहाँ पर, ए मान लीजिए जैसे जल लिया है और बी मतलब एल्कोहल लिया है। क्या लिया है? एल्कोहल। तो एल्कोहल कैसा है? अधिक वाष्पशील है, और ये जल कैसा है? कम वाष्पशील है। क्लियर। तो ध्यान दें, अधिक वाष्पशील है तो इसका जो पॉइंट लेंगे प्रेशर का ऊपर लेंगे, अधिक कम वाष्पशील है इसका जो पॉइंट लेंगे नीचे लेंगे। क्लियर। तो यहाँ मैंने अधिक वाष्पशील कौन लिया है? अधिक वाष्पशील कौन लिया है? मैंने बी लिया है। क्लियर। तो मान लिया बी का जो पॉइंट है कहाँ मान लिया? मैंने मान लिया कि यह शुद्ध अवस्था में इसका जो आंशिक दाब है कहाँ? इससे अधिक लेना है, क्योंकि ये अधिक वाष्पशील है। क्लियर। तो शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब कितना मान लिया? पी डिग्री बी। क्लियर। आपने देखा यहाँ पर बी के मोल्स 1 है, मोल अंश 1 है, इसका मतलब आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ए नहीं मिलाया, और यहाँ पर क्या था? ए शुद्ध अवस्था में था, इसका आंशिक दाब ए है, तो इसका मतलब आपने बी नहीं मिलाया। जैसे जैसे आप इधर जाओगे ये मोल अंश क्या हो रहे हैं? बी के क्या हो रहे हैं? घटते जा रहे हैं। क्लियर। बी के मोल अंश क्या होते हैं? घटते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप धीरे धीरे बी के मोल को घटाते जा रहे हैं, लास्ट में क्या होगा? 0। तो प्रेशर भी क्या होगा? घटेगा।
प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर? क्योंकि प्रेशर जो होगा इसका आंशिक दाब होगा किसका समानुपाती होगा, उसका जो आंशिक दाब नहीं उसका जो प्रेशर होगा किसके समानुपाती होगा, बी के समानुपाती होगा। क्लियर? किसके समानुपाती होगा, बी के समानुपाती होगा। क्लियर? ये शुद्ध अवस्था में अपने आंशिक दाब है, शुद्ध अवस्था में जैसे जैसे आप किसी मिला होगा तो ये समानुपाती किसके, एक्स बी के। क्लियर? अब जरा समझे, ये यहाँ शुद्ध अवस्था में यहाँ जीरो है, इसका मतलब ये है कि प्रेशर जो है यहाँ पर काय के संबंधित है, मोल अंश के समानुपाती है। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो किस पर संबंधित है, जो प्रेशर घटता गया, इसका मतलब है प्रेशर बी का किसके समानुपाती है, एक्स बी के। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ जो ग्राफ से हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि अगर यह शुद्ध अवस्था में है आंशिक दाब और जैसे इसमें कुछ अशुद्धि मिलाएंगे, जिसमें कुछ अशुद्धि या कुछ विलायक मिलाएंगे और कुछ पदार्थ मिलाएंगे, घटक मिलाएंगे, तो इसका आंशिक दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इतना कम हो जाएगा। यदि अपने मूल अंश 1 के बराबर कर दिया तो उसका जो मूल अंश 0 है तो आंशिक दाब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ घटता जाए, इधर भी बात करें यदि मूल अंश के ज्यादा है तो उसका आंशिक दाब कैसा हो, ज्यादा हो। यदि मूल अंश 1 होने का मतलब है शुद्ध अवस्था में, कैसी अवस्था में, शुद्ध फॉर्म में। अगर किसी का मूल अंश 1 है तो ये कैसे अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। और यहाँ पर मूल अंश ये कैसा, शुद्ध अवस्था में। क्लियर? तो यह शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब ज्यादा हो, जैसे आपने विलायक को दूसरा घटक मिलाया तो उसका आंशिक दाब कम होता जाए, तो मूल अंश भी क्या हो गए, उसके कम हो गए। क्लियर? अब स्टूडेंट बातें करें कि टोटल विलयन के टोटल दाब कितना होगा, टोटल दाब पी ए प्लस पी बी। तो इसका जो टोटल दाब होगा इन दोनों ने ऐड कर देना, तो ये टोटल दाब जो होगा पी होगा वो कितना होगा, पी जो होगा हमारे पास पी ए प्लस पी बी होगा, कितना होगा, पी बराबर जो होगा पी टोटल जो होगा हमारे पास वो कितना लिखवाया मैंने, पी ए प्लस पी बी। यही राउल्ट नेम का ग्राफ है जो हमने राउल्ट नेम का पढ़ा था कि मोल अंश के समानुपाती होता है वास्तव दाब, उसके ग्राफ है। क्लियर? अब स्टूडेंट बातें करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो बातें करेंगे वह बातें करेंगे हम आदर्श विलयन के बारे में, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में और अनादर्श सॉल्यूशन के बारे में। आदर्श विलयन के बारे में बात करेंगे और अनादर्श विलयन के बारे में बात करेंगे। क्लियर? जब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए।